तो आज हमारा चैप्टर नंबर 8 है रीच फॉर टॉप। यानी ऐसा नहीं कि किसी चीज़ की चोटी पर हम चढ़ें, परंतु ये कि ऊंचाइयों को कैसे हासिल करें, यानी हमारे जो एम हैं उनको कैसे हम उसको गेन कर सकते हैं। तो इसमें दो पार्ट्स हैं हमारे पास। एक तो फर्स्ट पार्ट है संतोष यादव और दूसरा है इसमें मारिया शारापोवा। ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट जो है उसको लेते हैं संतोष यादव को। तो बिफोर यू रीड हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। थिंक फॉर ए वाइल, यानी अगर थोड़े समय के लिए हम सोचते हैं, एंड मेक ए लिस्ट ऑफ 3 or 5 पर्सन्स यू आइडलाइज, यानी आप 3 या 5 आदमी की एक लिस्ट बनाएं जिनको आप अपना आइडियल मानते हैं, यानी अपना गुरु मानते हैं या अपना पथ प्रदर्शक मानते हैं, उनकी आपको लिस्ट बनानी है। और एडमायर, या फिर आप उनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हो या वो प्रशंसनीय काम उसने किया हो जिसके लिए वो आपको अच्छा लगता हो। फॉर देयर अचीवमेंट्स, अपनी उपलब्धियों को लेकर, यानी उसने क्या चीज़ प्राप्त की है वो मायने रखता है। तो योर आइडल्स मे बी फ्रॉम एनी स्पेयर ऑफ लाइफ, यानी जो तुम्हारा आइडियल है, यानी जो तुम्हारा गुरु है या तुम्हारा पथ प्रदर्शक है वो जीवन में किसी भी क्षेत्र से हो सकता है। ऐसे नहीं है कि भाई वो टीचर ही हो, सिर्फ ओनली एक टीचर हो, लेकिन वो और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे हमारे स्पोर्ट्स हो गया यानी खेल जगत का हो गया, मेडिसिन हो गया यानी दवाइयों का हो गया, मीडिया हो गया यानी जैसे हमारे जैसे सोशल मीडिया है यानी इसको खबरों के लिए, न्यूज़ के लिए, और आर्ट एंड कल्चर। आर्ट और कल्चर बोलते हैं कला और हमारी जो रीति रिवाज हैं वो, उनमें आपका आइडलाइज कोई भी हो सकता है। यानी आप तो ऐसा नहीं है कि आपको एक टीचर ही अच्छा लगे या फिर एक आपको डॉक्टर ही अच्छा लगे, तो आपको आइडल कोई भी हो सकता है। और वो कहता है कि जीवन के किसी भी हिस्से से आपको कोई भी आपके मन को भा सकता है जिसका आप अनुसरण कर सकते हो, यानी उसको फॉलो कर सकते हो। तो यूर टीचर विल दैन डिस्कस योर चॉइसेस विद यू। उसके बाद कहता है जो तुम्हारा टीचर है वो तुम्हारी जो चॉइसेस हैं, यानी तो तुम चाहते हो वो आपको बारे में आपसे डिस्कस करेगा विद यू टू फाइंड आउट हु द टॉप 5 आइडल्स ऑफ योर क्लास आर, यानी जो तुम्हारे बच्चों के, यानी सारे बच्चों के जो तुम्हारी चॉइसेस हैं वो 5 आइडल्स कौन कौन से हैं जिनको सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, यानी उस क्लास के अकॉर्डिंग टोटली। तो ये है हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है। द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड, यानी वो कहता है कि एकमात्र औरत इस संसार में हु हैज़ स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, MT ये माउंट की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट ट्वाइस बोलते हैं 2 या डबल। तो वो कहता है कि संसार में एकमात्र एक ऐसी औरत है जिसने माउंट एवरेस्ट को लगभग 2 बार फतेह किया है। फतेह को मतलब है उस पर अपना झंडा लहरा दिया अपने देश का। बोर्न इन ए सोसाइटी, यानी वो एक ऐसे समाज में पैदा होती है वेयर द बर्थ ऑफ ए सन वाज रिगार्डेड बोलते हैं ज़्यादा महत्व देना, यानी जहाँ पर एक लड़के के जन्म को ज़्यादा महत्वता दी जाती है एज ए ब्लेसिंग, यानी ब्लेसिंग बोलते हैं जैसे आशीर्वाद के तौर पर। यानी हम ये मानते हैं कि एक लड़का है परिवार में जैसे पैदा होता है तो उसकी खुशी ज़्यादा मनाते हैं, और जो एक लड़की जब पैदा होती है तो उसकी खुशी नहीं मनाते, कम मनाते हैं। एंड ए डॉटर, यानी और एक अगर बेटी के लिए लें तो अब बेटी की इतनी खुशी नहीं मनाई जाती जितनी बेटे की मनाई जाती है। और दो हालांकि नॉट कंसिडर्ड अ कर्स, यानी एक लड़की है उसको कर्स बोलते हैं अभिशाप, यानी उसको अभिशाप का कारण नहीं मानते लेकिन उसको पसंद भी नहीं करते। वाज नॉट जनरली वेलकम, जनरली बोलते हैं आमतौर पर, यानी उसका आमतौर पर वेलकम नहीं करते, यानी स्वागत नहीं करते, कहने का मतलब है कि वो अच्छी नहीं लगती, ठीक है। वैन हर मदर वाज एक्सपेक्टिंग संतोष ए ट्रैवलिंग हॉली मैन, यानी वो कहती है जब संतोष अपनी माँ के पेट में थी यानी पैदा नहीं हुई थी तो एक्सपेक्टिंग बोलते हैं जैसे आशा करना, यानी वो आशा कर रही थी कि एक लड़की पैदा हो, यानी वो कहती है वैन हर मदर वाज expecting संतोष a traveling holy man giving her his blessing amused that she wanted a son, यानी जो एक बार जब संतोष उसकी माँ के पेट में थी तो एक होली आदमी, होली मैन बोलते हैं जैसे साधु संत, वो आता है और वो संतोष की माँ को आशीर्वाद देता है यानी दुआ देता है कि किस तरह की गिविंग हर हिज ब्लेसिंग अम्यूज्ड,
assumed that he wants a son, यानी वो कहता है कि तुम्हें बेटा ही पैदा होगा, यानी बेटे की दुआ देता है उसको वो। तो कहते हैं बट परंतु टू एवरीवन्स सरप्राइजेज द अनबोर्न चाइल्ड ग्रैंडमदर हु वाज स्टैंडिंग क्लोज बाई टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वांट ए सन, यानी जो उसकी दादी माँ थी, यानी उसकी संतोष माँ की जो सासू थी, संतोष की माता की, वो वहीं पर खड़ी थी और जो वो होली मैन था वो भी वहीं पर खड़ा था। तो वो क्या कहती है उससे कि बाबा हमें लड़का नहीं चाहिए, हमें लड़की चाहिए। तो टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वांट ए सन, यानी और उसको बताया कि हमें बेटा नहीं चाहिए। द होली मैन वाज आल्सो सरप्राइज्ड, यानी हर किसी की आशा यही होती है कि हमें लड़का पैदा होना चाहिए, परंतु इस बात को सुनकर जो होली मैन था, यानी वो साधु था, वो आश्चर्य में पड़ गया, यानी इनको लड़का क्यों नहीं चाहिए। तो नेवरदलेस ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, और इसलिए उसने रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग का मतलब है जैसा कहा गया उससे, यानी उन्होंने कहा था कि हमें लड़का नहीं लड़की चाहिए, तो बाबा ने कहा चलो तुम्हें लड़की हो जाएगी। एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, और ऐसा लगता था कि मानो उनकी किस्मत में लड़की ही लिखी थी। द ब्लेसिंग सीम टू वर्क, ऐसा लगता था जो उसने आशीर्वाद दिया था बाबा ने वो पूरा हो गया, यानी उसका काम हो गया था। संतोष वाज बोर्न द सिक्स्थ चाइल्ड इन ए फैमिली विद 5 सन्स, यानी उसके पहले 5 लड़के उससे पैदा हो चुके थे, ये छठी लड़की पैदा हुई थी। तो इसलिए उसकी जो दादी माँ है वो कहती है कि लड़के तो हमारे पास काफ़ी सारे हैं, 5 हैं, तो अब हमें लड़की चाहिए। तो ए सिस्टर टू 5 ब्रदर्स, यानी एक 5 भाइयों की एक बहन चाहिए। शी वाज बोर्न इन ए स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, यानी वो कहता है कि ये जो संतोष यादव थी ये रेवाड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी रहने वाली थी, यानी वहाँ पैदा हुई थी। ये एक डिस्ट्रिक्ट है इन हरियाणा में। तो सेकंड पैराग्राफ है द गर्ल वाज गिवन द नेम संतोष, यानी उसको नाम दिया गया संतोष, विच मीन्स कॉन्टेंटमेंट। कॉन्टेंटमेंट बोलते हैं कि किसी चीज़ के लिए आप सब्र करें। संतोष कहते हैं कि किसी चीज़ के लिए आप बिल्कुल धैर्य से काम लें, तो उसको बोलते हैं कॉन्टेंटमेंट। बट संतोष वाज नॉट ऑलवेज कॉन्टेंट विद हर प्लेस इन ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, यानी वो क्या कहता है जो राइटर है, बट संतोष वाज नॉट ऑलवेज कॉन्टेंट, परंतु जो संतोष यादव थी वो अपने आप से और अपनी जो ट्रेडिशन थी, यानी अपनी जो परंपराएं थी, रीति रिवाज थे, उनसे संतुष्ट नहीं थी। उससे उनको संतोष नहीं था, भाई ये मुझे अच्छी नहीं लगती वो, यानी वो अपने जीवन में जो ट्रेडिशनल, यानी जैसे आमतौर पर गाँवों का जो माहौल होता है, भाई जैसे परंपराएं जैसे दादा परदादा करते आए हैं वैसे ही उसको झेलना पड़ रहा था, यानी वो, परंतु जब उसको ये उसके ऊपर बर्डन डाली जाती तो उसको अच्छा नहीं लगता था। शी बिगैन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट, यानी जब वो उसने रहना सहना शुरू किया, जब उसने अपना होश संभाला, तो उसकी जो कंडीशन थी उसकी परिवार की रीति रिवाज के अकॉर्डिंग नहीं थी, यानी उसकी खुद की कंडीशन थी, यानी जैसा उसको अच्छा लगता था वो वैसा ही काम करती थी। वेयर अदर गर्ल्स वर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेज, यानी जबकि जो दूसरी लड़कियां थी उस गांव में वो भारतीय परंपरा के अनुसार अपने गांव में जैसे ट्रेंड था पारंपरिक वेशभूषा का वो पहनती थी। संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट, यानी जबकि जो संतोष थी वो शॉर्ट कपड़े पहनती थी। लुकिंग बैक शी सेड नाउ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड दैट इफ आई चूज ए करेक्ट एंड ए रैशनल पैथ द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज नॉट मी, यानी वो क्या कहती है उसके बाद कि जबकि जो और लड़कियां थी उसके साथ की वो सारी अपने परिवार के अकॉर्डिंग अपनी परंपरा के अकॉर्डिंग सारे कपड़े पहनती थी, परंतु जो ये संतोष थी ये इसको पारंपरिक जो ड्रेसेस थी वो पसंद नहीं थी, इसलिए शॉर्ट कपड़े पहनती थी। उसके बाद वो क्या कहती है लुकिंग बैक, अगर हम पीछे जाकर देखें या पीछे की बात करें, शी सेज नाउ, यानी वो कहती है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जब मेरी शुरुआत हुई, यानी जब मैंने अपना होश संभाला था, आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड, डिटरमाइंड बोलते हैं दृढ़ निश्चय, यानी पक्का इरादा रखने वाली। दैट इफ़ आई चूज ए करेक्ट एंड द रैशनल पैथ, यदि मैं एक अच्छा और सही रास्ता चुनती हूँ, द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज नॉट मी, यदि वो
मेरे सामने वाले या मेरे अगल बगल बाजू वाले जो लोग हैं, अगर उसको वो बदल सकते हैं और मुझे वो रास्ता सही लगता है, तो मैं उनको देखकर अपना रास्ता नहीं बदल सकती। यानी वो इतनी दृढ़ निश्चयी थी, यानी जो उसको वो अच्छा लगता था, लेकिन समाज को वो बुरा लगता है चाहे लेकिन लगे, लेकिन वो कहती है कि मुझे अच्छा लग रहा है तो मुझे यही करना है। वो कहती है मुझे कोई बदल नहीं सकता था। उसके बाद संतोष पेरेंट्स वर एफिलिएंट लैंड ओनर्स, यानी लैंड ओनर्स बोलते हैं जमींदार, एफिलिएंट बोलते हैं खानदानी, यानी पहले से ही वो बड़े जमींदार थे। Who could afford to send their children to the best school even to the country's capital, यानी वो इतने मालदार थे, इतने जमींदार बड़े थे, पैसा देने की कोई कमी नहीं थी, ज़मीन जायदाद भी ज़्यादा थी, कि वो अपने बच्चों को यानी दिल्ली की कैपिटल की राजधानी की बड़े बड़े स्कूलों में उनको रख सकते थे, यानी उनको वहाँ पढ़ा सकते थे। न्यू दिल्ली विच वाज क्वाइट क्लोज बाई, यानी रेवाड़ी से दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है, तो कहता है कि वो बिल्कुल करीब ही थी, तो अपने बच्चों को वो वहाँ पर पढ़ा सकते थे, इतना उनको अफोर्ड कर सकते थे, यानी वो इतना उनके पास माल था, यानी वो ज़्यादा धनी थे। उसके बाद वो बोलती है बट परंतु इन लाइन विद द प्रेवेलिंग कस्टम्स, यानी प्रेवेलिंग बोलते हैं जैसे आत्मसम्मान, यानी अगर बात आती है आत्मसम्मान की, यानी अपने बारे में आने की, कस्टम्स इन द फैमिली, यदि वो कस्टम वो रीति रिवाज जो एक फैमिली में जाने माने पहचाने जाते हैं, जो आत्मसम्मान के लिए माने जाते हैं, उनके लिए, तो संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल, यानी इसलिए कहा कि जैसे आमतौर पर रीति रिवाज होता है कि बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूल में भेजो, बच्चों को अच्छा खाने को दो, जो लड़का है उसको अच्छे कपड़े पहनाओ बढ़िया वाले, और लड़कियों को उसको बिल्कुल उल्टा करो, यानी ना तो उनको ढंग से खाने को मत दो, अगर वो एजुकेशन की बात करें तो प्राइवेट स्कूल की बजाय उसको सरकारी में पढ़ाओ, यानी उसकी जो सारी सुविधाएं लड़कों के बराबर नहीं होनी चाहिए। ये मान्यता थी उस वक्त तक उस समाज की। तो वो क्या कहती है, संतोष हैड टू मेक टू विद द लोकल स्कूल विलेज, यानी जो गांव की जो लोकल स्कूल थी सरकारी, उसमें संतोष को पढ़ाया गया। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ऑन क्वाइट वे, यानी इस तरह से जो खुद संतोष यादव थी उसने उस सिस्टम के खिलाफ, वो तंत्र वह या फिर वो योजना जो गांव में प्रचलित थी, वो उससे लड़ती है। वो कहती है कि अगर लड़के हाई स्कूल में पढ़ते हैं, यानी बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, तो लड़कियां क्यों नहीं पढ़ सकती। तो व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड, और वो कहती है कि सो ही डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ऑन क्वाइट वे, यानी उसने अपने तरीके से उस सिस्टम से या उस समाज से, उस नियम से लड़ने का निश्चय किया जो उसके समाज में फैला हुआ था अपने तरीके से। व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड, उसने कहा कि जब सही समय आएगा या सही वक्त आएगा तब मैं अपना काम शुरू करूँगी। एंड द राइट मोमेंट कैम व्हेन शी टर्न 16, और सही समय जब आया जब वो 16 साल की हुई। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज टू गेट मैरिड, यानी वो कहती है कि ज़्यादातर जो लड़कियां 16 साल की उम्र तक पहुंचती थी उसके गांव में, उनकी शादी कर दी जाती थी। संतोष वाज आल्सो अंडर प्रेशर, यानी संतोष पर भी ये दबाव बनाया गया, प्रेशर बोलते हैं दबाव को, यानी संतोष से कहा गया हर पेरेंट्स टू डू द सेम, यानी कहते हैं कि ऐसा ही करो जैसे आमतौर पर लड़कियों के साथ होता है, शादी के लिए तुम तैयार हो जा, तुम्हारी शादी करने वाले हैं वह। वो क्या कहती है, ए मैरिज, यानी एक शादी, एज अर्ली एज दैट वाज द लास्ट थिंग ऑन द हर माइंड, यानी वो क्या कहती है कि जो शादी है वो मेरे दिमाग में सबसे अंतिम चीज़ है, यानी पहले मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करूँगी, उसके बाद जो मेरा एम है मैं वो गेन करूँगी, और उसके बाद अगर और कुछ मुझे हासिल करना है या मेरी अपनी स्टडी पूरी करनी है या मेरी ज़िंदगी में कोई और टारगेट आ गया, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगी जब तक मैं शादी नहीं करने वाली। तो वो कहती है कि जो शादी है वो मेरे दिमाग में सबसे लास्ट चीज़ है, यानी अंतिम जब मेरा सारा काम हो जाएगा उसके बाद मैं शादी का फैसला करूँगी। ए मैरिज एज अर्ली एज दैट वाज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड, यानी जो शादी थी, शादी का जो प्रोग्राम था किसी, तो उसके दिमाग में बिल्कुल अंतिम फैसला था वो, यानी उससे पहले वो सोचती है कि मैं
अपना जो काम है या मेरी जो एजुकेशन है, मेरा जो टारगेट है उसको पूरा करना है पहले मुझे। सी थ्रेटेंड हर पेरेंट्स, थ्रेटेंड बोलते हैं धमकाना। सी थ्रेटेंड हर पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर मैरी इफ शी डिड नॉट गेट ए प्रॉपर एजुकेशन। तो वो अपने माँ बाप को धमकाती थी कि जब तक मैं अपना प्रॉपर जो मेरा एजुकेशन है, यानी जितना मैं पढ़ना चाहती हूँ, जब तक मैं पढ़ूंगी नहीं, जब तक मैं शादी नहीं करूँगी। तो सी लेफ्ट होम, उसने अपना घर छोड़ दिया, एंड गॉट हर सेल्फ इनरोल्ड इन ए स्कूल इन दिल्ली, यानी और उसने अपना जो एडमिशन था वो दिल्ली में किसी स्कूल में करवा लिया। When her parents refused to pay for her education, यानी जब वो माँ बाप की राजी से तो गई नहीं थी, माँ बाप ने नहीं भेजा, तो माँ बाप ने मना कर दिया अगर आपको फीस वहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको फीस नहीं देंगे, आपने घर छोड़ा है पढ़ने के लिए, आप स्कूल में हैं कहीं भी हैं, आप अपना इंतज़ाम खुद करो, हम आपका खर्चा नहीं उठाएंगे। तो वैन हर पेरेंट्स रिफ्यूज़ कहते हैं मना करना, रिफ्यूज़ टू पे फॉर जो हर एजुकेशन, यानी उसकी शिक्षा के लिए मना कर दिया कि हम आपको खर्चा नहीं उठाएंगे। सी पोलाइटली इन्फॉर्म, पोलाइटली बोलते हैं बिल्कुल उस बोलते हैं नम्रता से, यानी निवेदन करते हुए बोलती है वो कि सी पोलाइटली इन्फॉर्म दैम ऑफ हर प्लान टू अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फी, यानी उन्होंने कहा कि भाई हम, जब उसने लेटर लिखा कि मुझे फ़ीस चाहिए तो उसके माँ बाप ने मना कर दिया कि हम फीस नहीं दे सकते, यानी तुमने हमारी आशाओं को कुचला है, यानी हमारी बात नहीं मानी। तो उसने कहा कि अगर तुम फीस चाहती हो तो तुम यहाँ आ जाओ, हम तुम्हें अपने जैसा हमने तुमसे कहा वैसा कर लो। तो वो जो लड़की होती है वो जब बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होती है तो उसे उनको अपने पापा को अपना प्लान बताती है कि मैं ऐसा करना चाहती हूँ। तो वो कहती है कि पोलाइट इन्फॉर्म दैम ऑफ हर प्लान टू अर्न मनी, यानी वो पैसा कमाने की भी वो बात उसमें लिखती है, बाय वर्किंग पार्ट टाइम टू पे फॉर हर फीस, यानी अपने फीस को वो भरने के लिए और कहीं ना कहीं कोई काम ज़रूर करेगी। हर पेरेंट्स देन एग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन, जब उन्होंने कहा कि ये लड़की मानने वाली नहीं है और ये जिस काम के ठान लेती है ये करके रहती है, तो उसके जो माँ बाप उसने सोचा चलो इसको फीस भी दे देते हैं, हम इसका एजुकेशन का खर्चा भी उठा देंगे। तो उसके बाद है विशिंग ऑलवेज टू स्टडी ए बिट मोर, ए बिट मोर बोलते हैं अब की बार और, यानी अब की बार थोड़ा सा और। तो वो हमेशा उसकी आशा यही रहती थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करूं। एंड विद हर फादर स्लोली गेटिंग यूज टू हर आज फॉर मोर एजुकेशन, और वो हर बार अपने पापा को आगे की एजुकेशन के लिए मना लेती है या उसको मना देती है और उसके कहते हैं हाँ करा लेती है उससे। संतोष पास्ड द हाई स्कूल एग्जामिनेशन, यानी जो संतोष है वो हाई स्कूल पास करती है, एंड वेंट टू जयपुर, और वो जयपुर के लिए चली जाती है। शी ज्वाइंड महारानी कॉलेज, यानी वहाँ पर एक कॉलेज है महारानी नाम की, तो उसमें वो एडमिशन ले लेती है। एंड गॉट ए रूम, और एक कमरा ले लेती है इन कस्तूरबा हॉस्टल, यानी एक हॉस्टल का नाम है कस्तूरबा, उसमें एक रूम लेती है। संतोष रिमेंबर्स, यानी संतोष को याद था, तो कस्तूरबा हॉस्टल फेस द अरावली हिल्स, ये जो हमारी ये पहाड़ है ना, ये अरावली हिल्स है, ये दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा तीनों राज्यों में फैला हुआ है, जिसको हम काला पहाड़ बोलते हैं, ये अरावली हिल्स है। ये नहीं है, लेकिन यह इसकी शाखाओं में आते हैं, लेकिन जो मेन अरावली है वो यही है, अरावली हिल्स। तो उसके बाद क्या कहता है, वो अपने आप को एक यानी स्कूल हाई स्कूल पास करने के बाद वो महारानी कॉलेज में एडमिशन ले लेती है, और उसमें जो हॉस्टल रहता है जहाँ पर वो रहती है, तो उसका जो फेस था यानी उसका जो फ्रंट था उस हॉस्टल का, वो अरावली पर्वत की तरफ था। आई यूज़ टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम, यानी वो क्या कहती है कि मैं अपने कमरे से उन ग्रामीणों को देखती थी, यानी गांव वालों को, गोइंग अप, ऊपर जाते हुए, द हिल, उस पर्वत पर या पहाड़ी पर, एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर ए व्हाइल, और जब वो उसमें थोड़ा सा चढ़ता हुआ दिखता था थोड़ा सा, लेकिन बाद में एकदम गायब हो जाते थे। वन डे, एक दिन, आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ,
यानी वो खुद कहती है कि मुझे ये नहीं पता था। तो वो क्या कहती है, वन डे आई डिसाइडेड, मैंने फैसला किया, टू चेक इट आउट माई सेल्फ, यानी वो कहती है कि मैं इसको अपने आप चेक करूँगी। यानी लोग मुझे चढ़ते हुए तो वहाँ से थोड़े से तो दिखाई देते हैं, लेकिन जब वो पहाड़ में चढ़ जाते हैं फिर मुझे दिखाई क्यों नहीं देते, वो कहाँ गायब हो जाते हैं। वैनिशिंग बोलते हैं गायब होने को। आई फाउंड नो बॉडी एक्सेप्ट ए फ्यू माउंटेनियर्स, यानी वो कहती है आई फाउंड नो बॉडी, यानी मुझे वहाँ पर कुछ नहीं मिला, यानी कोई नहीं मिलता था किसके अलावा, एक्सेप्ट ए फ्यू माउंटेनियर्स। माउंटेनियर्स बोलते हैं पर्वत पर चढ़ने वाले, यानी उनको पर्वतारोही बोलते हैं। यानी जैसे पर्वतों पर चढ़ते हैं ना, जैसे हिमालय हमारा सबसे ऊंचे पर्वत है, उस पर जो टारगेट है सबसे ऊंचे चढ़ने का, उनको बोलते हैं माउंटेनियर्स। आई आस्क्ड इफ आई कुड जॉइन देम टू माई प्लीजेंट सरप्राइज, दे आंसर्ड इन द एफर्मेटिव। तो उन्होंने जब वह जो ये संतोष थी, इसने उनसे कहा कि मैं क्या आपके साथ चढ़ सकती हूँ इस पहाड़ में। तो उन्होंने कहा बेशक, हम ऐसे थोड़ी नहीं कि हम आपको अपने ऊपर लेके चढ़ेंगे, आप अपने पैरों से चढ़ेंगे, आप वापस भी ऐसे ही आएंगे, तो आप सिर्फ हमारे साथ ही तो रहेंगी, चढ़ लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। टू माई प्लीजेंट सरप्राइज, यानी मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, दे आंसर्ड इन एन एफर्मेटिव, यानी उसने जवाब दिया, एफर्मेटिव बोलते हैं हाँ को, यानी उसने जवाब दिया हाँ में दिया। एंड मोटिवेटेड मी, और मुझे मोटिवेटेड कहते हैं किसी चीज़ के लिए मनोबल बढ़ाना, यानी उसके मन को बढ़ाया। मी टू टेक ए टू क्लाइंबिंग, यानी उसने कहा कि तुम चढ़ने के लिए जो तरीका है, जो स्किल है, उसको सीख सकती हो और तुम यहाँ आराम से चढ़ सकती हो। उसके बाद बोलती है देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर हिज डिटरमाइंड यंग गर्ल, यानी उसके बाद वो कहती है कि उस जवान लड़की ने उसके बाद फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। शी सेव्ड मनी एंड एनरोल्ड इन ए कोर्स एट उत्तराकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियर, यानी उसको अपने खर्चे में से पैसे बचाती रही, और जो पैसे बचते गए उनसे उन्होंने अगले कॉलेज के लिए जो यूनिवर्सिटी थी उसमें अपना एडमिशन करवाया। यह उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, यानी उसमें वही शिक्षा दी जाती थी जिसके संबंध में आदमी वहाँ पर जाता था, जैसे पर्वतारोही जो, यानी पर्वत को कैसे चढ़ा जाता है, इसमें सारी स्किल्स दिखाते हैं, सिखाते हैं, प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वाज टू एंड इन अप्रैल, यानी अभी उसके जो लास्ट सेमेस्टर के जो पेपर थे, एग्ज़ाम थे, वो कंप्लीट नहीं हुए थे, पहले ही उसने अपना इनरोलमेंट उस इंस्टीट्यूट में करवा दिया। वाज टू एंड इन अप्रैल बट इट एंडेड ऑन द 19th ऑफ मई, यानी वो कहती है कि अप्रैल में वो पेपर ख़त्म होने वाले थे, परंतु वो कब जाके ख़त्म हुए, मई में जाके, यानी 9th ऑफ मई, यानी 9 मई को ख़त्म हुए जाके। एंड आई वाज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st, यानी उसने जब 9 तारीख को पेपर ख़त्म हो गए और वो लगभग 21st को वो उत्तरकाशी जो उनका इंस्टीट्यूट है माउंटेनियर का, वहाँ पर वो चली जाती है। सो इसलिए आई डिड नॉट गो बैक होम, यानी मैं, जैसे बच्चों की आदत होती है, यानी स्टूडेंट की, जब पेपर ख़त्म पूरे हो जाते हैं तो वो अपने घर के लिए सारे के सारे चले जाते हैं। तो वो कहती है कि मुझे अपने घर जाना चाहिए था, बट सो आई डिड नॉट गो टू बैक होम, इसलिए मैं अपने घर नहीं गई। इंस्टीड आई हैडेड स्टड फॉर द ट्रेनिंग, और मैं सीधे ट्रेनिंग के लिए ही कॉलेज आ गई, यानी वहाँ पर ट्रेनिंग हो रही थी माउंटेनियरिंग की। ट्रेनिंग आई हैड टू राइट ए लेटर ऑफ अपोलॉजी टू माई फादर विदाउट हुज परमिशन आई हैड गॉट माई सेल्फ इनरोल्ड एट उत्तरकाशी, यानी वो क्या कह रही है, अब मैं पेपर होने के बाद मुझे घर जाना था, लेकिन वो अपने पिताजी को खत लिखती है, लेटर लिखती है कि अपोलॉजी बोलते हैं जैसे क्षमा याचना करना, यानी शर्मिंदगी महसूस करना। तो वो अपनी शर्मिंदगी महसूस करते हुए लिखती है टू माई फादर, अपने पिताजी के लिए, विदाउट हुज परमिशन, यानी बिना उसकी परमिशन के, यानी इजाज़त के। आई हैड गॉट माई सेल्फ इनरोल्ड एट उत्तरकाशी, यानी मैंने अपने आप को जो एडमिशन था वो उत्तरकाशी में करवा लिया था। देयर आफ्टर
वहाँ से संतोष वेंट ऑन एन एक्सपेंडिशन एवरी ईयर। एक्सपेंडिशन बोलते हैं जैसे कोई भी योजना हो या फिर जैसे कोई भी काम हो, एक्सपेंडिशन बोलते हैं मिशन जिसको बोलते हैं, यानी कोई भी मिशन शुरू होता या कोई भी नियम लागू बनता या फिर कोई भी हम टारगेट अपना फिक्स करते थे तो वो हर साल हर टारगेट पर हो जाती थी। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली, यानी इसकी जो चढ़ने की जो कला थी वो बहुत जल्दी से मैच्योर हो रही, अच्छी बढ़ रही थी। आल्सो शी डेवलप्ड ए रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द एटीट्यूड, तो वो कहती है अल्टीट्यूड कि, और जैसे वो उसको चढ़ने का जो तरीका था या चढ़ने की जो उसकी कला थी जैसे वो इम्प्रूव हो रही थी, तो उसमें और एक कला थी जो वो इम्प्रूव हो रही थी साथ साथ। आल्सो द डेवलप और द रिमार्केबल रेजिस्टेंस ऑफ द कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड, यानी एल्टीट्यूड बोलते जैसे हालात, यानी एक तो जैसे हम ऐसा था नहीं अगर हम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ेंगे तो हमें वहाँ गर्मी लगेगी, आधा चढ़ने के बाद वहाँ बर्फ़ पड़ती है, बर्फीला इलाका सारा, तो कहती है कि ठंड से लड़ने की कला होनी चाहिए और अपने जो हालात हैं उसका काबू पाना चाहिए, ये दो चीज़ें हैं। तो उसके बाद वो कहती है इक्विप्ड विद एन आयरन व्हील, इक्विप्ड बोलते हैं जैसे किसी चीज़ से लैस होना, यानी जैसे कोई आदमी चढ़ेगा पहाड़ पर तो ऐसा है तो है नहीं कि वो अपने चारों हाथ पैरों से वहाँ चढ़ जाएगा, कोई रस्सी की भी ज़रूरत पड़ेगी, एक खूंटी से ठोकनी होती है जिसे पकड़ पकड़ के चढ़ते हैं, तो उसको ठोके फिर चढ़े, उसको ठोके जैसे जिसको कुदाड़ी सी बोलते हैं, ऐसे सारा सामान वो एक अपना साथ लेके चलती थी। इक्विप्ड विद एन आयरन व्हील, यानी आयरन व्हील बोलते हैं दृढ़ निश्चय, व्हील मन होती है इच्छा, आयरन मन लोहा, लोहे वाली इच्छा, ऐसा थोड़ी कोई लोहे की इच्छा होती है, यानी वो इच्छा थी मजबूत दृढ़ निश्चय वाली। फिजिकल एंडोरेंस, एंडोरेंस बोलते हैं सामर्थ्य, ताकत या अपने ऊपर जो भरोसा है वो, फिजिकल शारीरिक रूप से, एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, और उसके बाद चाहिए थी अमेजिंग बोलते हैं बहुत ही हाई लेवल की, और मेंटल टफनेस यह मस्तिष्क यानी मानवीय कठोरता, यानी मन कठोर होना चाहिए। शी प्रूव्ड हर सेल्फ रैपिडली, प्रूव बोलते हैं साबित करना, वो अपने आप को बहुत जल्दी से साबित कर रही थी कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी कैम इन 1992, जस्ट 4 years आफ्टर शी हैड asked the Aravalli mountaineers if she could join them, यानी वो क्या कहती है कि लगभग 4 साल में ही द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क, यानी अपने मेहनत के प्रति जो उसकी ललक थी, यानी उसकी सोच थी वो बहुत ही तेज थी। एंड सिंसियरिटी कैम इन 1992, और जो उसमें सिंसियरिटी थी यानी कि अपने काम के प्रति जो उसमें ललक थी या फिर जैसे उसको समझ थी, वो लगभग ऐसे समझो कि 1992 में वो कोई काम करती है। जस्ट 4 years आफ्टर शी हैड आस्क्ड द अरावली माउंटेनियर्स, और लगभग 4 साल जब उसने कोर्स कर लिया तो जो माउंटेनियर थे अरावली पर्वत पर चढ़ने वाले, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ चढ़ सकती हैं। बियरली 20 years ऑफ एज, लगभग उस संतोष थी उसकी लगभग उम्र जो थी वो कितनी थी 20 साल। तो संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, और उसके बाद जो संतोष यादव थी उसने माउंट एवरेस्ट को स्केल बोलते हैं जैसे नापना, नापने का मतलब ये थोड़े कोई नीचे से ऊपर तक फीता लेके गया हो, यानी मापने का मतलब उसको फतेह कर लिया, यानी उसकी चोटी तक वो पहुंच गई। बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट, यानी उसने कहा कि उसने उस उम्र में लगभग 20 साल की उम्र में वो अचीवमेंट, वो उपलब्धि हासिल की जो संसार में किसी ने भी नहीं की।
If her climbing skills, physical fitness and the mental strength impress her seniors, यानी वो कहते जो उसके सीनियर्स थे, यानी जो पहले से ही काम कर रहे थे, वो यानी उससे काफ़ी प्रभावित थे, यानी किसको लेकर, अपने काम को लेकर। इफ़ हर क्लाइंबिंग स्किल में सबसे ज़्यादा चाहिए फिजिकल फिटनेस, अगर आदमी जल्दी हार मान जाता है तो नहीं चढ़ पाएगा। उसके बाद है मेंटल स्ट्रेंथ, यानी किसी चीज़ के प्रति धैर्य भी होना चाहिए, ठीक है, पैसेंस जिसको बोलते हैं, यानी वो भी ज़रूरी है। इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स, यानी ये जो उसमें क्वालिटी थी 2-3, उसकी वजह से जो उसके सीनियर थे संतोष यादव से, जो उसमें पहले से ही थे, वो उनसे काफ़ी प्रभावित होते हैं। हर कंसर्न फॉर अदर एंड द डिज़ायर टू वर्क टुगेदर विद देम फाउंड हर ए स्पेशल प्लेस इन द हार्ट ऑफ फेलो क्लाइंबर्स, यानी जो ये संतोष यादव थी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, यानी ये इसका जो मन था या इसका जो दिल था वो बहुत ही बढ़िया था। हर कंसर्न ऑफ द अदर्स, यानी उसकी जो सोच थी दूसरों के बारे में, एंड डिजायर उसकी इच्छा टू वर्क टुगेदर, यानी उसकी इच्छा हमेशा यही रहती थी कि हम साथ साथ काम करें। विद दैम, उनके साथ, फाउंड हर ए स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ द फेलो क्लाइंबर्स, इसकी वजह से जो तुम्हारा दर्जा है, जो तुम्हारा रुतबा है, स्टेटस है, वो इन लोगों के सामने ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद है ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, यानी अब उनको एक मिशन आया था लगभग 1992 में कि संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू क्लाइंबर हु ले डाइंग एट द साउथ कॉल, यानी वो क्या कहता है, संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर, यानी जब उसका नंबर आ गया पर्वत आरोही में चढ़ने में, वो भी हिमालय के यानी माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ने के लिए, तो वो क्या कहती है, संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू द क्लाइंबर हु ले ड्राइंग एट द साउथ कॉल, यानी जो साउथ कॉल था, यानी जैसे कोई जगह है उसमें वो ऐसा लग रहा था कि मानो वहाँ पर वो मर सकता है, तो स्पेशल केयर टू ए क्लाइंबर, यानी किसी क्लाइंबर के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट, हु ले डाइंग एट द साउथ कॉल, यानी साउथ कॉल का मतलब एक ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई भी आदमी जो पहुँचना मुश्किल हो, यानी हालात को देखते हुए आदमी वहाँ पर पहुँच जाता है लेकिन वहाँ से वापस नहीं आ पाता है। शी वाज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, यानी वो जब पर्वत पर चढ़ते हैं तो वो अपने एक साथी को नहीं बचा पाती है। हाउएवर, फिर भी, शी मैनेज टू सेव अनदर चाइल्ड, यानी उसके बाद उसका जो दूसरा बच्चा था, दूसरा जो उसका साथी था क्लाइंबर, वो उसको बचा लेती है, यानी एक उसे नहीं बचाया जाता और दूसरे को वो बचा लेती है। तो शी वाज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, यानी वो उसको बचाने में नाकाम रहती है। और हाउएवर, फिर भी, शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर, यानी परंतु वो तो उसको नहीं बचा पाई, लेकिन दूसरा जो क्लाइंबर था, चढ़ने वाला था, उसको उसने बचा लिया था। मोहन सिंह, who would have met with the same fate had she not shared her oxygen with him, यानी वो कहते हैं who would have met with the same fate, यानी वो उसके साथ ऐसे ही मिली जैसे और लोग उनसे मिल रहे थे, and she not shared her oxygen with him, परंतु उसने उसके साथ जो अपनी ऑक्सीजन थी, यानी जैसे हम पहाड़ पर चढ़ेंगे तो ऊपर चढ़ते चढ़ते धीरे धीरे जो हवा है उसका जो दबाव बिल्कुल कम हो जाएगा, और जहाँ दबाव कम हो जाएगा वहाँ आप सांस नहीं ले पाओगे। तो वो क्या कहती है कि उसने अपना जो ऑक्सीजन वो था, सिलेंडर मास था, वो उसने नहीं बदला। विद इन 12 मंथ्स, यानी लगभग 12 महीने हो गए, संतोष फाउंड हर सेल्फ ए मेंबर ऑफ एन इंडियन नेपालीज वुमेंस एक्सपेडिशन, यानी वो जो संतोष यादव थे उसने अपना आप को पाया कि द मेंबर ऑफ एन इंडो नेपालीज वुमेन एक्सपेडिशन, यानी भारत और नेपाल के जो लोग साथ मिलकर उस मिशन पर जाते थे, उस मुहिम पर जाते थे, तो उसमें इसको ज्वाइन दैम, शी देन स्केल्ड द एवरेस्ट एज सेकेंड टाइम, और उसके बाद जो ये थी संतोष यादव, इसने 2 बार लगभग माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है।
thus setting a record as the only woman to have scaled the Mount Everest twice। यानी अब वो क्या कहती है कि मेरी जो दिली इच्छा थी वो ये थी कि इसके लिए मुझे काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले, यानी उसमें मुझे इनाम मिले। तो सबसे बड़ी इनाम जो थी वो उसको वो मिल गई थी कि वो क्या था, एंड शी देन स्केल्ड द एवरेस्ट ए सेकेंड टाइम, तब उसने उसको दोबारा यानी नापा उसको। 10 इस तरह से गेटिंग ए रिकॉर्ड, यानी एक रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए, यानी एक रिकॉर्ड बनाने के लिए, एज द ओनली वुमेन हैव टू स्केल द एवरेस्ट ट्वाइस, यानी वो एकमात्र औरत ऐसी थी जिसने लगभग 2 बार एवरेस्ट को फतेह किया है। एंड सिक्योरिंग फॉर हर सेल्फ एंड इंडिया ए यूनिक प्लेस इन द एनल ऑफ द माउंटेनियरिंग, और ये दर्शाने के लिए कि जो इंडिया में रहने वाले जो लोग हैं वो किसी चीज़ में कम नहीं है, यानी उनको कम नहीं आंकना चाहिए। और इसलिए उसने कहा कि जो हमारा देश है उसमें हर तरह के जो लोग हैं वो रहते हैं, और उसने अपने आप को ये कहा कि मैं इंडिया जो है एक स्पेशल जगह है, यानी स्पेशल देश है। इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट्स, यदि हम उसको याद करें कि उसकी जो अचीवमेंट थी वो क्या थी, उपलब्धि, द इंडियन गवर्नमेंट यानी बेस्टॉर्ड अपॉन हर वन ऑफ द नेशनल टॉप ऑनर्स द पद्म श्री, यानी अब वो कह रहा है कि उसने जो उपलब्धि हैं वो कौन कौन सी हासिल की हैं। तो सबसे पहले तो उसको भारत सरकार ने पद्म श्री से नवाजा। डिस्क्राइब हर फीलिंग, यानी उसकी जो फीलिंग्स थी, उसकी जो सोच थी, उनको डिस्क्राइब कहते हैं बताना, इनको बताया गया। व्हेन शी वाज यानी लिटरली ऑन टॉप ऑफ वर्ल्ड, यानी उसको बताया गया कि जब वो ये जो पार्ट है टॉप ऑफ द वर्ल्ड को जब वो लिख रही थी तो उसकी फीलिंग्स जो थी उस वक्त, जब वो किसी ने उसको पूछा था। तो संतोष हैज सेड, संतोष ने कहा, इट टुक सम टाइम फॉर द इनोरमिटी ऑफ द मोमेंट्स टू सिंक इन, यानी वो क्या कहता है, इट टुक सम टाइम फॉर द इनोरमिटी ऑफ द मोमेंट, यानी अगर हम किसी भी पल की बात ले लें या किसी पल को हम देखते हैं, क्या मोमेंट टू सिंक इन, क्या हम उस मोमेंट में या उस पल में हम डूब जाएं या खो जाएं, या फिर हम उसमें इतनी तहकीक करें कि उसके पल यानी वर्डों को छान मारें। देन आई अनफर्ड द इंडियन ट्रिकलर एंड हेल्ड इट अलोफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, यानी वो क्या कह रही है, देन आई अनफर्ड द इंडियन ट्रिकलर, यानी उसके बाद जब मैं वहाँ ऊपर चढ़ जाती हूँ, यानी मैंने अपना काम पूरा कर लिया, तो जो ना ट्रिकलर बोलते हैं 3 कलर वाला, यानी जो उसका तिरंगा था वो उसको निकालती है और उसको वहाँ पर लहरा देती है। द फीलिंग इज़ इनडिस्क्राइबेबल, यानी जब वो उसको गाड़ती है तो कहती है अब मेरे अंदर जो विचार हैं वो ऐसे हैं कि जिनको मैं बयान नहीं कर सकती, यानी वो मैं उसको बता नहीं सकती। द इंडियन फ्लैग वाज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, यानी वो कहती है कि जो भारत का जो झंडा था वो संसार की सबसे ऊंची छत पर लहरा रहा था। इट वाज ट्रूली ए स्पिरिचुअल मूवमेंट, यानी वो कहता है कि ये ट्रूली बोलते हैं सही यानी अच्छा, एंड स्पिरिचुअल मूवमेंट आत्मीय पल, यानी एक ऐसा पल था जिसमें आदमी अगर महसूस करता है तो उसकी जो आत्मा है वो भी ऐसा लगता है कि वहीं खो जाती है। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, और वो क्या कहती है, मैं अपने आप पर गर्व करती हूँ कि मैं एक भारतीय हूँ। आल्सो ए फर्वेंट इन्वायरमेंटलिस्ट संतोष कलेक्ट एंड द ब्रॉड डाउन 500 किलोग्राम्स ऑफ द गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज, यानी वो क्या कहती है कि मैं अपने आप में एक इन्वायरमेंटलिस्ट, यानी कहते हैं कि जैसे पर्यावरण के अध्ययन करने वाले जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं, तो वो कहती है कि मुझे पर्यावरण के बारे में भी काफ़ी चिंता थी। तो संतोष कलेक्ट, संतोष इकट्ठा करती है, द ब्रॉड डाउन 500 किलोग्राम्स, यानी उसमें ऊपर से वो लगभग 500 किलोग्राम कचरा भर के लेके आई थी, क्योंकि वो तो बहुत ऊंचा है पहाड़, लेकिन वहाँ भी कचरा कैसे पहुँच गया। ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज, यानी हिमालय में जब लड़ाई हुई थी, वो ब्रॉड डाउन 500 किलोग्राम्स ऑफ द गार्बेज फ्रॉम द हिमालय, यानी वो कहती है कि जब वो हिमालय से नीचे उतरती है तो लगभग 500 किलोग्राम कचरा वो ऊपर से लेके आती है। तो 500 किलोग्राम वजन को कैसे उठाया होगा उसने, वैसे लेके आती है खींच के।
तो हिमालय जो है ये आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट।